हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, बायोलॉजी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र। आज हम जानेंगे क्या है धमनियां और शिराएं और इनका कार्य क्या है और केशिका किसे कहते हैं, सभी के बारे में जानेंगे। पहले हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि परिसंचरण तंत्र कहते किसे हैं। तो जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ, गैस, हार्मोन्स एवं उत्सर्जी पदार्थ के परिवहन के लिए एक अंग समूह पाया जाता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है एक तत्व का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना। शरीर में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसमें 3 चीज़ें आएंगी, एक तो ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं और तीसरा हमारा हार्ट यानी हृदय जो ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। और इन्हीं 3 चीज़ों को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। ये चीज़ आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। इसके बाद अब हम देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 2 प्रकार का होता है, एक तो खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। तो पहले हम खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं कि किसे कहते हैं। तो ये निम्न कोटि के जीवों में होता है। निम्न कोटि के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है और ऐसा परिसंचरण तंत्र जहां बिना रक्त वाहिनियों के रक्त का परिवहन होता है खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और यह नलिका विहीन होता है। इस तंत्र में रक्त सीधे ही शरीर के अंगों के संपर्क में रहता है। तो खुले परिसंचरण तंत्र में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स यानी नसों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। लेकिन खुले परिसंचरण तंत्र के जो प्राणी होते हैं उनमें रक्त वाहिनियाँ नहीं होती हैं। इनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। और किन जीवों में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? तो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं जैसे कॉकरोच है, टिड्डा है, झींगा है, केकड़ा है, मकड़ी है, बिच्छू है आदि, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यानी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और है एक मोलस्का संघ का जीव है घोंघा, इसमें भी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखें, मोलस्का संघ का जीव एक है घोंघा, इसमें भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इसे आप ज़रूर याद रखें। तो कॉकरोच, टिड्डा, झींगा, मकड़ी, केकड़ा, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है यानी इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। और मोलस्का संघ का जो जीव है घोंघा, इसमें भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। तो यह उच्च कोटि के जीवों में होता है और ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और इसके उदाहरण हैं स्तनधारी जीव, सरीसृप, पक्षी, उभयचर आदि। तो यहाँ ब्लड फ्लो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। हम नलिका विहीन नहीं है, हम बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के अब जानते हैं कितने भाग होते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला हो गया रक्त यानी ब्लड, दूसरा हो गया रक्त वाहिनियाँ और तीसरा हो गया हृदय। ये 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के। तो रक्त के बारे में तो मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो पढ़ा होगा, बायो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जाकर के अगर नहीं देखे हैं तो ब्लड वाला पार्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में ब्लड के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है। तो ब्लड के बारे में आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हम रक्त वाहिनी और हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि रक्त वाहिनियाँ किसे कहते हैं। शरीर में उपस्थित वे नलिकाएं जिनमें रक्त का बहाव होता है उन्हें रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। और रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है और रक्त वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। और ब्लड वेसल्स भी 3 प्रकार की होती हैं, धमनियाँ, शिराएं और केशिका। जो शिराएं होती हैं इनमें ब्लड फ्लो कम होता है, इसीलिए ये हमारी स्किन में दिख जाती हैं। हमारे हाथों में अगर आप अपने हाथ में देखेंगे तो जो ग्रीन कलर की दिख रही हैं इन्हें ही शिराएं कहते हैं।
और सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है यानी अशुद्ध रक्त होता है और ब्लड फ्लो धीमा होता है और धमनियां मोटी होती हैं और स्किन में अंदर साइड होती हैं और ये गर्दन में दिख जाती हैं। अगर आपको धमनियां देखना है तो गर्दन जब आप मोड़ेंगे तो साइड में देखेंगे तो वहाँ आपको जो दिखेगी मोटीनेस उसे ही कहते हैं धमनी और ये पूरे शरीर में फैली होती हैं। और अगर केशिकाओं की बात करें तो केशिकाएं बहुत ही पतली नसें होती हैं। स्किन जब भी रगड़ जाती है, जब भी हमारी स्किन कहीं रगड़ जाए तो जो हल्का सा ब्लड आ जाता है या रेडनेस हो जाती है ना, वो इन्हीं से आता है ब्लड। किससे? केशिकाओं से। तो अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम धमनी के बारे में पढ़ लेते हैं कि धमनियाँ किसे कहते हैं। तो धमनियाँ ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं, उन्हें धमनी कहते हैं और इनका रंग लाल होता है। इनमें रक्त दाब उच्च होता है यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है और इसलिए यह शरीर के आंतरिक भागों में मिलती हैं। और धमनियां भी 3 प्रकार की होती हैं। सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी कहते हैं और यही महाधमनी आगे चल करके छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाती है तो उन्हें धमनियां कहते हैं। और फिर ये धमनी जब आगे चल करके छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाती है तो उसे छोटी धमनी कहते हैं। तो धमनी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी। तो धमनियों से आप ये चीज़ याद रखें कि धमनियों में जो ब्लड होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है यानी कि शुद्ध रक्त धमनियों में पाया जाता है। लेकिन एक धमनी अपवाद है जिसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं और ये धमनियों का अपवाद होती है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और ये हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाती है। तो हमने अभी पढ़ा कि धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन ये धमनी अपवाद है, फुफ्फुस धमनी, और इसीलिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बनता है। तो इसे आप जरूर याद रखें कि इसमें अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड प्रवाहित होता है और एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है। तो कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? वो है फुफ्फुस धमनी। इसके बाद फिर है महाधमनी। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो कि हृदय से शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से पहुंचाती है। तो एग्जाम में शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है पूछा जाता है, तो इसे याद रखिए। आपकी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। फिर इसके बाद है सिराएं। सिराएं किसे कहते हैं? तो ऐसी रक्त वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आती हैं, सिराएं कहलाती हैं। और इनका रंग कैसा होता है? नीला होता है और इनमें जो रक्त प्रवाहित होता है बहुत ही धीमा होता है और इनमें कपाट पाए जाते हैं। सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। तो सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। और आप डायग्राम में देख रहे हैं ना, ये कपाट है जो इसमें कपाट पाए जाते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना, ये कपाट, अर्थात कपाट का मतलब होता है दरवाज़ा। और ये दरवाज़ा क्या कार्य करता है? तो जब ब्लड फ्लो होता है यहाँ से तो वापस नहीं लौटता है क्योंकि ब्लड का फ्लो स्लो है तो ब्लड वापस आ सकता है और इसलिए कपाट ब्लड के जाते ही बंद हो जाते हैं और आते ही कपाट खुल जाते हैं। जैसे ही ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड जाता है, वैसे ही कपाट बंद हो जाते हैं और इसीलिए इनमें कपाट पाए जाते हैं क्योंकि ब्लड का फ्लो इनमें धीमा होता है। जैसे हमने फुफ्फुस धमनी में पढ़ा कि धमनी का अपवाद है, वैसे ही सिराओं में भी एक अपवाद है। वैसे तो सिराओं में हमने क्या पढ़ा कि अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पाया जाता है, लेकिन एक अपवाद है सिराओं में भी, फुफ्फुसीय सिरा, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और वैसे सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। तो आप लोग ये 2 चीज़ जरूर क्लियर रखें कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पाया जाता है। लेकिन इनका अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी जिसमें कि अशुद्ध रक्त मिलता है और फुफ्फुसीय सिरा जिसमें कि शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और इसके बाद फिर है केशिकाएँ। ये बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जो कि धमनियों को सिराओं से जोड़ती हैं। रक्त एवं ऊतकों में विभिन्न पदार्थों जैसे भोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि का विसरण द्वारा आदान प्रदान इन्हीं रुधिर कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया है जिसके अंतर्गत हमने धमनी, सिरा और केशिकाओं के बारे में जान लिया है। एक बार हम धमनी और सिराओं के बीच में अंतर देख लें जिससे कि जो भी डाउट हो आपको क्लियर हो जाए। तो एक तरफ है सिराएं और दूसरी तरफ है धमनी। सिरा यह अंगों, ऊतकों से रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं और धमनी रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं। और सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है और धमनी में शुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त और शुद्ध रक्त का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त।
और सिरा इनकी दीवार पतली होती है और धमनी की दीवार मोटी होती है। सिराएं प्रायः अंगों में बाहर की ओर स्थित होती हैं और धमनी अंगों में अंदर की ओर स्थित होती है। और सिराओं का रंग जो होता है नीले बैंगनी रंग की होती हैं और धमनी लाल रंग की होती हैं। सिराओं में कपाट पाए जाते हैं लेकिन धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं। और सिराएं जो होती हैं इनमें रक्त बहने की गति धीमी होती है, यानी रक्त का जो फ्लो होता है, ब्लड फ्लो, वो धीमा होता है। लेकिन धमनी में रक्त अत्यधिक दाब और तेजी के साथ बहता है। तो ये दोनों अंतर आप देख लीजिए, सिराएं और धमनी में क्या अंतर है। तो हम पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसके अंतर्गत रक्त तो हमने पहले ही पढ़ा दिया था और हमने रक्त वाहिका यानी कि ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं हृदय के बारे में, यानी हार्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हृदय का आकार कैसा होता है, तो शंक्वाकार होता है, जो कि पसलियों के बीच दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। और हृदय हमारा अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। अनैच्छिक पेशी क्या है और ऐच्छिक पेशी क्या है, ये मैं सब बता चुकी हूँ आपको। अनैच्छिक पेशी वे पेशी है जिनमें कि हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि हमारा हृदय है, इसे हम धड़कने से रोक नहीं सकते हैं, यानी इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ये अनैच्छिक पेशी से बना है। और हमारे हाथ पैर गर्दन है, इन्हें हम अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं, है ना, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, तो ये ऐच्छिक पेशी से बने होते हैं। तो हृदय हमारा अनैच्छिक पेशियों से बना हुआ है। और जिसे कहते क्या है, तो हृदयक पेशी यानी कि कार्डियक मसल्स कहा जाता है। और हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और इन झिल्लियों के मध्य पेरिकार्डियल द्रव पाया जाता है, भरा होता है, जो कि हृदय को बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करता है। और अब अगर बात करें हम कि स्टडी ऑफ हार्ट किसे कहते हैं, तो कहते हैं कार्डियोलॉजी को। और हार्ट के डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और हार्ट का वेट कितना होता है, औसतन वेट इसका होता है वजन 300 ग्राम। और न्यूबॉर्न बेबी की बात करें कि उसका वजन, न्यूबॉर्न बेबी यानी कि जो नवजात शिशु होता है जिसने जन्म लिया है, उस बच्चे के जो हार्ट का वजन होता है वो कितना होगा, तो 80 से 100 ग्राम के बीच में होता है। और पोजीशन ऑफ हार्ट की बात करें तो ये चेस्ट कैविटी में होता है, यानी वक्ष गुहा के सेंटर में होता है, 2 से 6 रिब्स के बीच में। रिब्स क्या है, हमारी जो पसलियाँ होती हैं ना, कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। तो इन्हीं में से 2 से 6 रिब्स के बीच में हमारा जो है हार्ट पाया जाता है। और हृदय का आकार बंद मुट्ठी के जैसा शंक्वाकार, अभी हमने बात कर ही लिया कि बंद मुट्ठी के जैसा शंक्वाकार इसका आकार होता है। और हृदय 4 कक्ष में विभाजित होता है। हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, तो 4 कक्ष। मानव के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। अब हम लोग हृदय की संरचना देखते हैं। तो हृदय है, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये है हृदय। ऐसा होता नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया हुआ, ठीक है। तो ये है हृदय और इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं, यानी 4 चैम्बर का बना होता है। आप देख रहे हैं ना, 4 चैम्बर हैं इसमें। ऊपर वाले जो होते हैं इनको आलिंद कहते हैं, ऊपर वाले चैम्बर को आलिंद कहते हैं। और नीचे वाले चैम्बर को क्या कहते हैं, इन्हें निलय कहते हैं, ठीक है ना। तो जो ये आलिंद है इसमें ब्लड आता है और निलय से निकलता है। ये चीज़ याद रखिए आप कि आलिंद से ब्लड आता है और नीले से ब्लड निकलता है, यानी ऊपर के चैम्बर में ब्लड आता है और नीले से यानी नीचे के चैम्बर से निकलता है। और चैम्बर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। ऊपर वाले कक्ष को आलिंद कहते हैं और नीचे वाले कक्ष को नीले कहते हैं। अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि ऊपर 4 कक्ष है, ऊपर वाले को आलिंद, नीचे वाले को नीले कहते हैं। ऊपर वाले में ब्लड आता है और नीचे वाले से जाता है, ठीक है। ऊपर के भाग दायां अलिंद हो जाएगा और इधर का हो जाएगा बायां अलिंद। और नीचे वाले में इधर ये दायां नीले है और ये है बायां नीले। अब कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं चैम्बर्स, जैसे कि मध्य समूह में कितने चैम्बर होते हैं या फिर उभयचर में, तो इनको भी हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो पहला है मध्य समूह, यानी मछली में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो मछली में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। और उभयचर की बात करें तो उभयचर में 3 चैम्बर होते हैं और सरीसृप में भी 3 चैम्बर होते हैं। तो उभयचर और सरीसृप में 3 चैम्बर पाए जाते हैं, मछली में 2 पाए जाते हैं। और पक्षी में कितने पाए जाते हैं, तो 4 पाए जाते हैं। और स्तनधारी में भी 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं और मगरमच्छ में भी 4 चैम्बर होते हैं। और अगर बात करें कॉकरोच में कितने होते हैं, तो कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। कॉकरोच का आप जरूर याद रखें कि कॉकरोच में कितने चैम्बर पाए जाते हैं,
तो 13 चैम्बर पाए जाते हैं। और एक चीज़ याद रखें कि सबसे बड़ा दिल किसका होता है, पूछा जाता है, तो सबसे बड़ा दिल होता है ब्लू व्हेल का। इसे आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। तो पीछे जैसा कि हमने पढ़ा है कि मानव हृदय के 4 चैम्बर हैं और इनमें कुछ कपाट पाए जाते हैं। तो जब ब्लड आलिंद में आता है तो उसे दिशा प्रदान करता है ये कपाट, ठीक है। कपाट क्या है, जब ब्लड आलिंद में आएगा तो उसे दिशा प्रदान करने का कार्य करता है, यानी कि नीचे की ओर ले जाने के लिए। तो ऊपर जो कपाट का कार्य क्या है, दिशा प्रदान करना। और ये 4 कपाट होते हैं। पहला है त्रिकपर्दी कपाट। दाएं आलिंद से ब्लड दाएं नीले में जाता है तो इन्हीं कपाट के माध्यम से जाता है। दाएं आलिंद में जब ब्लड आता है तो दाएं नीले में जाता है, तो किसके माध्यम से जाता है, इन्हीं कपाट त्रिकपर्दी कपाट के माध्यम से जाता है। और फिर है द्विकपर्दी कपाट, जो कि बाएं आलिंद में पाया जाता है। द्विकपर्दी कपाट किस में पाए जाते हैं, तो बाएं आलिंद में पाए जाते हैं। और इसके बाद अगर नीले की बात करें, दाहिने नीले में, तो दाहिने नीले में पाया जाता है अर्धचंद्राकार कपाट और बाएं नीले में महाधमनी कपाट पाया जाता है। तो ये 4 कपाट हैं, इन्हें आप याद रखें, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले दाहिनी ओर दाएं आलिंद में पाया जाता है त्रिकपर्दी कपाट और बाएं आलिंद में पाया जाता है द्विकपर्दी कपाट। उसके बाद फिर नीले में आते हैं, तो दाहिने नीले में पाया जाता है अर्धचंद्राकार कपाट और बाएं नीले में पाया जाता है महाधमनी कपाट। ये चारों कपाट आप याद रखें। और इनके बीच में, जो हृदय के बीच में मांसपेशीय संरचना होती है ना, ये जो आप लाइन जैसी देख रहे हैं ना, ऐसी ही मांसपेशी की एक संरचना होती है जिसे सेप्टम कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, तो हृदय के दाईं ओर अशुद्ध रक्त और बाईं ओर शुद्ध रक्त होता है, ठीक है ना। ये हृदय है हमारा और इसकी दाहिनी तरफ है अशुद्ध रक्त और बाईं तरफ है शुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त है, तो ये दोनों रक्त पाए जाते हैं। तो ये बीच में जो सेप्टम होती है ना, इनके बीच दीवार का कार्य करती है, जिससे कि रक्त आपस में मिले ना, क्योंकि दाहिनी तरफ अशुद्ध रक्त है और बाईं तरफ शुद्ध रक्त है। तो ये बीच में दीवार का काम करती है सेप्टम। इस जो लाइन है इसे क्या कहते हैं, इसे सेप्टम कहते हैं। अब जो कुछ हमने डायग्राम से समझा है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है त्रिकपर्दी कपाट। ये दायां अलिंद एवं दायां नीले के बीच स्थित कपाट होता है, जो कि रक्त को दाएं अलिंद से दाएं नीले तक ले जाने का कार्य करता है और वापस नहीं आने देता है। फिर है द्विकपर्दी कपाट। ये बायां अलिंद एवं बायां नीले के मध्य स्थित होता है यह कपाट और बाएं अलिंद से बाएं नीले में रक्त को ले जाने का कार्य करता है द्विकपर्दी कपाट और वापस नहीं आने देता है। और इसके बाद फिर है अर्धचंद्राकार कपाट। सेमीलुनर वाल्व रक्त को नीले से धमनियों में प्रवाहित होने की अनुमति देते हैं और धमनियों से नीले में रक्त के पिछड़े प्रवाह को रोकते भी हैं। ये कैसे कार्य करते हैं अभी डायग्राम से समझेंगे। इसके बाद फिर है महाधमनी कपाट। महाधमनी वाल्व बाएं नीले और महाधमनी, जो कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, के बीच स्थित होता है। और इसके बाद फिर है सेप्टम। मांसपेशियों की दीवार जो दोनों पक्षों को अलग करती है उसे सेप्टम कहा जाता है और यह हृदय कक्ष के बीच एक अवरोध बनाता है। यह ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकने का कार्य करती है, जिसे क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। अब हम हार्ट का पूरा फंक्शन समझते हैं डायग्राम की सहायता से। इसी डायग्राम से हम समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम जानते चलेंगे। पहले स्टेप में हमने ये जाना था कि चैम्बर होते हैं 4, जिनमें से कि जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उन्हें आलिंद कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। फिर सेकंड स्टेप में हमने जाना कि इनमें 4 कपाट भी होते हैं। कौन कौन से, त्रिकपर्दी कपाट जो कि दाएं आलिंद में होता है और द्विकपर्दी कपाट जो कि बाएं आलिंद में होता है और दाएं नीले में होता है अर्धचंद्राकार कपाट और बाएं नीले में होता है महाधमनी कपाट। इन 4 कपाट के बारे में सेकंड स्टेप में हमने जान लिया है। अब इसके आगे हमने ये भी जान लिया है कि हृदय की दाईं ओर अशुद्ध रक्त और बाईं ओर शुद्ध रक्त होता है और इस रक्त के बीच में दीवार का कार्य सेप्टम करता है। अब हम अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त क्या है इसके बारे में समझते हैं। दाएं अलिंद में 2 शिराएं पाई जाती हैं जिन्हें सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पाई जा रही हैं तो ध्यान से समझें। दाएं अलिंद में 2 शिराएं पाई जाती हैं, इनके नाम क्या हैं, तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा इनके नाम हैं। हिंदी में इन्हें अग्र महाशिरा और निम्न महाशिरा कहते हैं और शिरा का कार्य होता है अशुद्ध रक्त को पहुंचाना
और सुपीरियर वेना कावा जो है हमारे शरीर के ऊपरी अंगों से, हमारे शरीर के जो ऊपरी अंग है ना, ऊपरी अंग से ब्लड लाने का काम कौन करती है? तो ऊपरी अंग से ब्लड लाने का काम करती है हमारे शरीर में सुपीरियर वेना कावा। और शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त लाने का कार्य कौन करती है? तो इन्फीरियर वेना कावा करती है। और ये हमारे शरीर का अशुद्ध रक्त इनसे होते हुए दाएं अलिंद में जाता है। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा क्या करेंगी? हमारे अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर आएंगी और दाएं अलिंद में डाल देंगी। दाएं अलिंद से फिर क्या होगा कि जो त्रिकपर्दी कपाट है इससे ब्लड होता हुआ दाएं नीले में चला जाता है और दाएं नीले में है अर्धचंद्राकार कपाट। यहाँ से एक धमनी निकलती है जो फेफड़ों तक जाती है और इस धमनी का नाम है फुफ्फुसी धमनी। वैसे धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है यानी शुद्ध रक्त होता है, लेकिन ये धमनी अपवाद स्वरूप है। हमने पीछे पढ़ा ना कि फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है जो कि फेफड़ों तक रक्त को लेके जाती है। यहाँ से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक जाएगा, फिर फेफड़ों में इस अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिला देंगे। फेफड़े क्या करेंगे? जो अशुद्ध रक्त पहुंचा है उसमें ऑक्सीजन मिला देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देंगे। तो जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन मिली यह रक्त शुद्ध हो गया। अब शुद्ध रक्त हो चुका है, इसके पश्चात क्या होगा? तो अब फेफड़ों से एक सिरा जाती है जिसे फुफ्फुसी सिरा कहते हैं। वैसे तो सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन हमने अपवाद स्वरूप पढ़ा हुआ है कि फुफ्फुसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। और क्योंकि ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेके हृदय में जाती है और शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आएगा। हमने पढ़ा है ना कि हृदय में दाहिनी तरफ अशुद्ध रक्त होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है और बाईं तरफ शुद्ध रक्त होता है यानी कि ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बाईं तरफ पाया जाता है। तो फुफ्फुसी सिरा शुद्ध रक्त लेकर के बाएं अलिंद में आएगा, ठीक है ना, बाएं अलिंद में आएगा। फिर द्विकपर्दी कपाट से होते हुए बाएं नीले में ब्लड आएगा और जो बाएं नीले में मौजूद है ना महाधमनी, बाएं नीले में क्या है? महाधमनी है। महाधमनी कपाट जहां से महाधमनी निकलती है। महाधमनी कहाँ से निकल रही है? महाधमनी कपाट से निकल रही है। और इसे महाधमनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है और ये महाधमनी आगे जाकर के छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाती है और शुद्ध रक्त महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाएगा, क्योंकि महाधमनी आगे चल करके छोटी छोटी धमनियों में विभक्त हो जाती है। तो इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है आपको, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा? दाहिने अलिंद में दो सिराएं मौजूद हैं जिनका नाम है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। ये शरीर के ऊपरी अंगों से और शरीर के निचले अंगों से अशुद्ध रक्त लाने का कार्य करती हैं और अशुद्ध रक्त जब दाहिने आलिंद में आ जाएगा तो उसके बाद त्रिकपर्दी कपाट है दाहिने आलिंद में, इससे होता हुआ रक्त दाएं नीले में चला जाता है और दाएं नीले में अर्धचंद्राकार कपाट है और यहाँ से एक धमनी निकली है जो फेफड़ों तक जाती है और इस धमनी का नाम है फुफ्फुसीय धमनी। धमनियों में वैसे हमने पढ़ा है कि शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है क्योंकि ये अशुद्ध रक्त ले जाने का कार्य कर रही है। और ये रक्त ले कहाँ जाती है? तो ये रक्त ले जाती है फेफड़ों तक और जब फेफड़ों तक रक्त पहुंच जाता है तो फेफड़े क्या करेंगे? इसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं जिससे कि रक्त शुद्ध हो जाता है। और जैसे ही ब्लड ये शुद्ध हो जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी, अब फेफड़ों से ही एक सिरा निकलती है जिसे कहते हैं फुफ्फुसी सिरा। और ये फुफ्फुसी सिरा शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त नहीं, वैसे सिराओं में अशुद्ध रक्त है लेकिन फुफ्फुसी सिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेकर हृदय में जाती है और हृदय में कहाँ जाएगी? तो शुद्ध रक्त लेकर ये बाएं आलिंद में आएगी। बाएं आलिंद में जब शुद्ध रक्त आएगा तो फिर बाएं आलिंद में क्या है? ये द्विकपर्दी कपाट है ना, इससे होते हुए ब्लड बाएं नीले में आएगा और बाएं नीले में मौजूद है महाधमनी कपाट। बाएं नीले में हमने पढ़ा है ना कि महाधमनी कपाट है जहां से निकलती है महाधमनी। और महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो कि आगे चल करके धमनियों में बढ़ जाती है और शुद्ध रक्त महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाएगा क्योंकि महाधमनी आगे चल करके छोटी छोटी धमनियों में विभक्त हो जाती है और इस तरीके से शुद्ध रक्त हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो अब आप डायग्राम समझ चुके होंगे, अब इसी चीज को हम पढ़ लेते हैं।
एक चीज और आप याद रखें कि रक्त का शुद्धिकरण हमारे फेफड़े करते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो रक्त का शुद्धिकरण हमारे फेफड़े करते हैं। और अगर पूछा जाए रक्त को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है, तो किडनी करती है। तो ये दोनों चीजें आप क्लियर रखें और याद भी रखें, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो रक्त का शुद्धिकरण हमारे फेफड़े करते हैं और रक्त को फिल्टर करने का कार्य किडनी करती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। संपूर्ण हृदय की हम क्रियाविधि, अब इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। संपूर्ण शरीर से सिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त हृदय के दायां अलिंद वाले भाग में लाया जाता है। दाएं अलिंद में रक्त प्रवेश करने के दो रास्ते होते हैं। ऊपरी रास्ते को अग्र महाशिरा एवं निचले रास्ते को निम्न महाशिरा कहा जाता है, यानी कि इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। और इनके माध्यम से दाएं अलिंद में ब्लड पहुंच जाता है और इसके बाद फिर दाएं अलिंद से रक्त त्रिकपर्दी कपाट से होते हुए दाएं नीले में पहुंच जाएगा और दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को फुफ्फुसी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है और उसके बाद फेफड़े रक्त को शुद्ध कर देते हैं, यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। और इसके बाद फिर फेफड़ों में पाई जाती है फुफ्फुसी सिरा और फुफ्फुसी सिरा के द्वारा शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आता है और बाएं अलिंद से रक्त द्विपर्दी कपाट के माध्यम से बाएं नीले में प्रवेश करता है और बाएं नीले में स्थित है महाधमनी कपाट और महाधमनी कपाट से निकलती है महाधमनी और महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। और हृदय स्पंदन की क्रिया अथवा पंपिंग की क्रिया के माध्यम से हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की आपूर्ति करता है। तो जो हम कहते हैं ना कि हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट का मतलब क्या होता है, तो हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन का अर्थ होता है एक संकुचन तथा एक अनुशिथिलन। संकुचन का अर्थ क्या होता है, तो जब हृदय एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है तो उसे कहते हैं एक हार्ट बीट। ठीक है ना, एक हार्ट बीट बराबर क्या होता है, एक संकुचन दाब प्लस एक अनुशिथिलन दाब, इसे ही कहते हैं एक हार्ट बीट। संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना और इसके द्वारा धमनियों पर दबाव डाला जाता है और अनुशिथिलन का अर्थ होता है पुनः सामान्य स्थिति में आना, इसके द्वारा सिराओं पर दबाव डाला जाता है, तो इसे ही एक हार्ट बीट कहते हैं। और एक सामान्य मनुष्य के हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है, तो 72 बार। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो वो 72 बार धड़कता है। और हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हमने बात कर ही ली है कि कार्डियोलॉजी कहते हैं। और मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। और हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो उसे कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है ना, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन है। और एक यंत्र होता है जिसे पेसमेकर यानी जिसे कार्डियक पेसिंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। एक छोटा चिकित्सा उपकरण है जो असामान्य हृदय गति के हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। और जब हृदय संकुचित होता है तो धमनियों पर अधिक दबाव पड़ता है, इसे संकुचन दाब कहते हैं। और अनुशिथिलन दाब के कारण शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त सिराओं के द्वारा हृदय के दाएं भाग तक लाया जाता है, अर्थात अनुशिथिलन के द्वारा सिराओं पर दाब डाला जाता है। और इस प्रकार शरीर में रक्त की आपूर्ति संकुचन दाब और अनुशिथिलन दाब पर डिपेंड करती है। और बात करें अगर ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब कितना होता है सामान्य व्यक्ति का, तो जब भी हार्ट पंप करता है तो धमनियों से जाता है जब ब्लड, तो प्रेशर ज़्यादा लगता है। और कितना प्रेशर लगता है, तो 120 mm का प्रेशर लगता है। और अनुशिथिलन यानी कि ब्लड जब वापस आता है तो उसकी गति क्या होती है, तो 80 mm होती है उसकी गति। तो ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी कितना होता है, तो 120/80 mm होता है ब्लड प्रेशर एक सामान्य व्यक्ति का। और अगर ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन की बात करें कि ब्लड प्रेशर मापते किससे हैं, तो उसे कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब किससे मापते हैं, तो स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। ये चीज़ आप याद रखें।
और हृदय जब हमारा धड़कता है तो ध्वनि कैसी उत्पन्न होती है? तो जब हमारा हृदय धड़कता है तो हृदय से लबडब की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है ना। धक धक की ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है बल्कि लबडब की ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि जब हृदय के कपाट बंद होते हैं या फिर खुलते हैं, जो कपाट पाए जाते हैं हृदय में, तो जब ये बंद होते हैं और खुलते हैं तो आवाज़ क्या आती है? इनसे लबडब की आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि हृदय से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो लबडब की ध्वनि उत्पन्न होती है, ना कि धक धक की। तो इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है और अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त डैश के भीतर पूरी तरह से सीमित होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त जो है किस में फ्लो होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त वाहिकाओं में। बंद परिसंचरण तंत्र में जो रक्त है, रक्त का फ्लो होता है, ब्लड फ्लो, वो रक्त वाहिकाओं में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो धमनी, सिराएं, केशिका या फिर विली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विली। विली जो है ये परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, बाकी धमनी, सिराएं और केशिका ये तीनों ही परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है? तो इनमें से कौन सी धमनी है जो अशुद्ध रक्त लेके जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, बाकी धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है ऑक्सीजन युक्त। फुफ्फुसी धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुसी सिरे में शुद्ध रक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुफ्फुसी धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चयन कीजिए जिसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र हो। तो ऑप्शन के हिसाब से खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाएगा? कुत्ता, कॉकरोच, हाथी या फिर खरगोश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हॉर्वे ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम हॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, धमनी और सिरा के बीच के संबंध को डैश के रूप में जाना जाता है। धमनी और सिरा के बीच के संबंध को किसके रूप में जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है केशिका। धमनी और सिरा के बीच संबंध को केशिका के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हृदय का वाल्व नहीं है? तो इनमें कौन सा है जो हृदय का वाल्व नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सेप्टम। द्विपर्दी कपाट, द्विपर्दी कपाट और महाधमनी कपाट ये सब हृदय के वाल्व हैं, लेकिन जो सेप्टम होता है ये हृदय का वाल्व नहीं है, बल्कि हृदय के जो बाईं तरफ और दाईं तरफ शुद्ध और अशुद्ध रक्त होता है तो उनको मिश्रित ना होने के लिए एक दीवार का कार्य करता है सेप्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेप्टम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कौन सी एक ऐसी आकृति होती है जो ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के हृदय में पहुंचने पर इन्हें मिश्रित नहीं होने देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेप्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सेप्टम। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति में मानव हृदय प्रति मिनट लगभग कितनी बार धड़कता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72। एक वयस्क व्यक्ति में मानव हृदय प्रति मिनट लगभग 72 बार धड़कता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 72। और अब है आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हृदय के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? तो हृदय के बाहरी आवरण को पेरिकार्डियम कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय जो हमारा होता है पेरिकार्डियम झिल्ली में ही कवर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अब है आज का लास्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? तो मानव हृदय में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा पाया जाता है? तो बायां नीले हो जाएगा, क्योंकि यहीं से शुद्ध रक्त बाकी अंगों तक पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायां नीले। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायां नीले। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।